नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है, यानी रॉ डेटा। हम समझेंगे कि कैसे ये साधारण से दिखने वाले नंबर्स और फैक्ट्स असल में बहुत ही पावरफुल डिसीजंस में बदल जाते हैं। हर दिन हमारे आसपास डेटा का पूरा समंदर बह रहा है, लेकिन इससे काम की जानकारी में कैसे बदला जाता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आगे बढ़ने से पहले गैरी शूबर्ट का ये कोट देखिए। मतलब ये बात सिर्फ मैथ्स या नंबर्स की नहीं है। सिर्फ बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है ना? जब तक उस डेटा को समझा ना जाए वो ज्ञान या बुद्धिमत्ता नहीं बन सकता। हमारी ये चर्चा सिर्फ स्प्रेडशीट भरने के बारे में नहीं है, बल्कि उस डेटा में छुपे हुए असली पैटर्न को पहचानने के बारे में है। तो आज का हमारा रोड मैप बहुत क्लियर है। हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, डेटा की शक्ति। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तीसरा, डेटा प्रोसेसिंग का साइकिल। चौथा, सेंट्रल टेंडेंसी। और पांचवां, डेटा की परिवर्तनशीलता। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, डेटा की शक्ति। डेटा असल में है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये कैरेक्टर्स, नंबर्स और सिंबल्स का एक कलेक्शन है जो किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, इंग्लिश में डेटा शब्द असल में प्लूरल यानी बहुवचन है। इसका सिंगुलर रूप डेटम होता है। हालांकि बोलचाल में हम हमेशा इसे डेटा ही कहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से ये कई छोटे छोटे डेटम का एक बड़ा ग्रुप है। अब इसे डेली लाइफ में देखते हैं। मौसम विभाग के सैटेलाइट अलर्ट्स हों या बारिश के वक्त कैब का अचानक बढ़ा हुआ किराया, ये सब डायनामिक प्राइसिंग डेटा का ही तो खेल है। इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनें भी तो डेटा ही प्रोसेस करती हैं। और हाँ, सुपरमार्केट में किराने के सामान के ठीक बगल में जो बेडशीट रखी होती है ना, वो भी कोई इत्तेफाक नहीं है। डेटा एनालिसिस से पता चला है कि लोग इन्हें अक्सर साथ खरीदते हैं। गजब है ना? आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, स्ट्रक्चर्ड बनाम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये वो डेटा है जो बहुत ही सलीके से रोज और कॉलम्स में अरेंज्ड होता है, बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन दूसरी तरफ है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, जैसे हमारे ईमेल्स, न्यूज़पेपर के लेआउट्स या फोटो। ये असल जिंदगी की तरह ही थोड़ा अस्त-व्यस्त और रैंडम होता है। अब इस साधारण सी किचन इन्वेंटरी को ही ले लीजिए। ये स्ट्रक्चर्ड डेटा का एक परफेक्ट उदाहरण है। हर कॉलम में एक स्पेसिफिक चीज है, जैसे प्रोडक्ट का नाम या उसकी कीमत, और हर रो एक एंट्री है। इस तरह के व्यवस्थित टेबल से ये कैलकुलेट करना कितना आसान हो जाता है कि हमारे पास कुल कितने आइटम्स हैं या टोटल वैल्यू क्या है, सब कुछ एकदम सुलझावा। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जैसे इमेजेस या ईमेल्स, उनका क्या? यहीं पर मेटा डेटा की एंट्री होती है। मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में डेटा। ये अदृश्य टैग्स की तरह होते हैं, जैसे किसी ईमेल की सब्जेक्ट लाइन या किसी फोटो का रेजोल्यूशन। ये छोटे छोटे टैग्स उस भारी भरकम और अव्यवस्थित डेटा को ढूंढने और समझने में हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। कच्चे डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलने के 3 मेन स्टेप्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इसे एक एटीएम मशीन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एटीएम में कार्ड और पिन डाला जाता है तो वो इनपुट है। बैंक का सिस्टम अकाउंट बैलेंस को चेक और अपडेट करता है, ये प्रोसेसिंग है। और लास्ट में जो कैश बाहर आता है वो आउटपुट है। दुनिया का हर डेटा एनालिसिस इसी सिंपल से साइकिल पर टिका है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी पूरे डेटा का मिड पॉइंट खोजना। इसमें सबसे पहली चीज है मीन, जिसे हम आम भाषा में औसत या एवरेज कहते हैं। अगर किसी क्लास के सभी बच्चों की हाइट का एक जनरल आइडिया चाहिए तो बस सबकी हाइट का औसत निकाल लेना सबसे बढ़िया तरीका है। ये पूरे ग्रुप की कहानी को सिर्फ एक सिंगल नंबर में समेट कर रख देता है। लेकिन यहां एक सोचने वाली बात है, क्या एवरेज हमेशा सही पिक्चर दिखाता है? अगर डेटा में कुछ नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा छोटे हों, जिन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं, तो क्या होगा? एक भी बहुत बड़ी या छोटी संख्या पूरे एवरेज को हिला के रख सकती है और हमें गलत नतीजे दे सकती है। और इसी प्रॉब्लम का एकदम सटीक समाधान है मीडियन, यानी मध्य का। इसमें डेटा को छोटे से बड़े क्रम में रखा जाता है और जो नंबर बिल्कुल बीच में आता है वही मीडियन है। चूंकि ये सिर्फ बीच की फिजिकल पोजीशन देखता है, इसलिए डेटा में मौजूद कोई बहुत बड़ी या छोटी संख्या इस पर कोई असर नहीं डाल पाती। ये आउटलायर्स को बाय बाय कहने का सबसे अच्छा तरीका है। सेंट्रल टेंडेंसी का तीसरा तरीका है मोड,
या बहुलक, ये सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि कौन सी वैल्यू डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार आई है। मान लीजिए किसी दुकान में शर्ट्स बिक रही हैं। दुकानदार के लिए औसत साइज से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि किस साइज की शर्ट सबसे ज्यादा बिक रही है, ताकि वो उसी का स्टॉक ज्यादा मंगाए। बस यही बहुलक का काम है। फाइनली हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, डेटा की परिवर्तनशीलता, मतलब डेटा का फैलाव। डेटा के फैलाव को मापने का सबसे आसान और क्विक तरीका है रेंज। इसके लिए बस सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर दिया जाता है। यह हमें तुरंत बता देता है कि डेटा का कवरेज कितना बड़ा है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। यह सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज पर डिपेंड करता है, इसलिए यह बहुत जल्दी आउटलायर से इंपैक्ट हो जाता है। और यहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन पिक्चर में आता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव टूल है। ये सिर्फ कोनों को नहीं देखता, बल्कि ये मापता है कि डेटा के सभी पॉइंट्स अपने एवरेज से सामूहिक रूप से कितना दूर फैले हुए हैं। इसका नंबर जितना छोटा होगा, डेटा अपने औसत के उतना ही करीब होगा। ये सांख्यिकी के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। तो अब इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर 2 अलग-अलग शहरों के लोगों के इनकम के बीच के फर्क या असमानता को कंपेयर करना हो, तो इस स्टैटिस्टिकल टूलकिट में से कौन सी तकनीक सबसे बेस्ट रहेगी? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगली बार जब भी कोई डेटा सामने आए, तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या ये पूरी कहानी बता रहा है? इसी के साथ सीखते रहिए और डेटा की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।